हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नेहा। वेलकम यू इन माय क्लास। क्लास में मैंने बोला था कि आज मैं आपसे पावर और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में डिस्कस करूंगी। तो आज हम इन दोनों टॉपिक को देखेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इनके बारे में फार्मूला और इनकी यूनिट भी देखेंगे क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया है। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दो तरीके से होता है आपका, एक होता है सीरीज़ में और एक होता है पैरेलल में। तो उनके दोनों प्रूफ भी हम लोगों ने किए थे लास्ट क्लास में और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आप चाहें तो लास्ट वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं पावर। सबसे पहले पावर क्या होता है आपका? पावर मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को करने की आपकी क्या कैपेसिटी है, उसे हम क्या बोलते हैं? पावर। तो इसकी डेफिनेशन आपकी हो जाएगी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी काम करने की आपकी क्या कैपेसिटी है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, कि कोई भी काम आप कितनी देर तक कर सकते हैं, उसकी आपकी क्या है? कैपेसिटी है। ठीक है, बट आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर डेफिनेशन वैसे ही लिखेंगे, बस इसमें क्या कर देंगे? डूइंग वर्क के बाद क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक वर्क। तो डेफिनेशन हो जाएगी हमारी द कैपेसिटी of doing electrical work is called electric power। तो पावर का हमारा फॉर्मूला होता है, पावर को हम पी सिंबल से शो करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। आप इस फॉर्मूले को देख करके इसकी एक डेफिनेशन और राइट कर सकते हैं। वो डेफिनेशन आपकी क्या हो सकती है? हमने बताया था जब भी कहीं नीचे टाइम आता है तो उसकी डेफिनेशन हम रेट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब हमने आपको फॉर्मूला बताया था P इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका? वर्क अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से एक दो फॉर्मूले हमारे और निकलेंगे, वो देखें हम लोग कैसे निकालते हैं। वैल्यू रिप्लेस करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे क्लास में कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो कि यहाँ से हम W की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो W इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? VQ। और Q के टर्म्स, Q का जो है एक फॉर्मूला आता है T के टर्म्स में, वो क्या आता है? वो हमने आपको बताया था कि करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? IT। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका? VQ की जगह पे क्या लिख देंगे? IT। तो W इज इक्वल्स टू हमारा आ गया VIT। पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू VIT अपॉन T। ये T कैंसिल आ गया, तो पावर का एक फार्मूला आपका आ जाएगा P इज इक्वल्स टू VI। आई आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक फार्मूला अगर आपको क्वेश्चन में वर्क दिया है और टाइम दिया तो आप पावर इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल और करंट दे रखा है तो पावर आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। एक और फार्मूला देखते हैं इसी से रिलेटेड। एक तो वर्क में आ गया, एक वी में आ गया, और एक फार्मूला हम और निकालते हैं जो कि आपका जो है आर के टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसी वाले फॉर्मूले में फ्रॉम टू में क्या करिए? V की जगह पे आपने ओम्स लॉ पढ़ा था। V इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? IR। ये कहाँ से आया आपका? ओम्स लॉ से आया। सारे फॉर्मूले आप एक जगह पे लिखते रहिए जिसमें आपको कैलकुलेशन करने में आराम रहे। तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? I तो ऑलरेडी था और V की जगह पे हमें क्या डालना है? एक मिनट,
P यहाँ हो गया आपका, V की जगह पे क्या पुट करेंगे IR, और बाद में दूसरा वाला I रह गया तो ये I हो गया। तो इसको सबको कंबाइन कर देंगे तो P का फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, I² R। अब अगर आपको क्वेश्चन में I और R दे रखा है और आपसे पावर पूछा गया तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P = I² R। अब देखते हैं, हम लोगों ने 3 फॉर्मूले अभी तक लिख लिए पावर के। पहला क्या था, वर्क अपॉन टाइम। दूसरा हम लोगों ने क्या निकाला था, VI। और एक हम लोगों ने क्या निकाला था, I² R। एक और फॉर्मूला निकालते हैं, इसको आप एक बॉक्स में तब तक बंद कर लीजिए। अब हम एक फॉर्मूला निकालते हैं जिसमें आपको क्या दिया हो, V दिया हो और R दिया हो, I ना दिया हो, तब आप क्या करेंगे, तो यही वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। P = VI में क्या रिप्लेस करना है हमें, V हटाना है। तो V हटाने के लिए फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे, V = IR। सॉरी, इस बार हमें जो है इसमें से I हटाना है, ठीक है। तो I हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे। तो I = क्या हो जाएगा हमारा, V/R। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो P = क्या हो जाएगा, V, और I की जगह क्या डाल देंगे हम लोग, V/R। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V²/R। ये पावर का एक और फार्मूला आ गया। तो टोटल फार्मूले आपके पास पावर के हो गए 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो अब जैसी भी आपको वैल्यू गिवन हो आप वैसा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वोल्टेज दिया यानी पोटेंशियल और करंट दिया है तो P = VI यूज़ कर लीजिए। अगर आपको वर्क दिया है और टाइम दिया है तो P = W/T यूज़ कर लीजिए। I और R दिया है, I मीन्स करंट, R मीन्स रेजिस्टेंस। अगर आपको ये दोनों वैल्यू दी है तो पावर का फॉर्मूला भी यूज़ कर लीजिए, P I² R। और अगर V और R गिवन है तो फॉर्मूला यूज़ करिए, P = V²/R। ये टोटल 4 फार्मूले आपके हो गए। इसके बाद हम इसकी यूनिट देखते हैं। अब देखते हैं यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर, इसकी SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट मीन्स होता है इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब हर जगह इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, SI यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट। आपने बल्ब वगैरह पे भी चेक किया होगा, या जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जितने भी आते हैं उनमें सब में लिखा होता है ये इतने वॉट का है, 100 वॉट का है, या 40 वॉट का है, या 10 वॉट का। अलग अलग हर एप्लियंस की अलग अलग कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से उसमें उसकी पावर होती है। तो और एक यूनिट अगर फॉर्मूले से आप लिखना चाहें, यूनिट बहुत सारी लिख सकते हैं। जैसे अभी फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, P = वर्क अपॉन क्या लिखा था, वर्क अपॉन टाइम लिखा था। तो यहाँ से यूनिट अगर लिखना चाहें, वर्क यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, और टाइम की क्या हो जाएगी आपकी, सेकंड हो जाएगी। अगर आप P = VI वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से अगर आप इसकी यूनिट लिखना चाहें, V की यूनिट क्या होती है आपकी, वोल्ट, और इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, एम्पियर। वोल्ट एम्पियर भी आप लिख सकते हैं। एक और आपने लिखा था, ऐसे जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं अलग अलग यूनिट हो सकती है, बट आप जनरल अगर हर आंसर में वॉट भी लिख देंगे तभी भी सही है, या वोल्ट एम्पियर भी लिख दिया वो भी सही है, जूल पर सेकेंड लिख दिया ये भी आपकी वैल्यू क्या है, सही है। तो अब हम लिखते हैं 1 वॉट की डेफिनेशन लिखते हैं। अब देखते हैं 1 वॉट की डेफिनेशन आपकी क्या होगी। वन वॉट की डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल appliance consumes energy 1 जूल। अभी हमने बताया था कि वॉट किसके इक्वल है, 1 जूल पर सेकेंड। तो आप वही लिख दीजिए, 1 जूल पर सेकेंड। इट्स power is said to be 1 watt। अभी हमने बताया था जनरल यूनिट इसकी क्या होती है, वॉट होती है, और वही 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। तो आप यहीं से डेफिनेशन कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है जो कि एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है, 1 जूल पर सेकेंड, तो वो पावर आपकी क्या कहलाएगी, 1 वाट कहलाएगी। तो आपने इसकी यूनिट देखी थी कि 1 वाट होती है या वाट होती है, तो इसकी बिगर यूनिट भी होती है। बिगर यूनिट क्या होती है,
ऑफ पावर इज़ किलोवाट। इसकी बिगर यूनिट होती है किलोवाट में, और 1 किलोवाट में आपके कितने होते हैं वाट? 1000। किलो मीन्स क्या होता है? 1000। तो 1 किलोवाट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? आपका 1000 वाट के इक्वल होता है। अब देखते हैं कि कमर्शियल यूनिट क्या होती है इसकी। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलो वाट आवर, जिसको हम शॉर्ट में KWH बोलते हैं। जैसे हमारे घरों में जो एप्लायंसेस आते हैं उसमें लिखा होता है कि 20 किलोवाट आवर, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 1 घंटे में, किलोवाट आवर का मतलब हो गया कि 1 घंटे में कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो है कितनी पावर कंज्यूम करता है। अगर लिखा है 20 किलोवाट आवर, उसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में वो 20 किलोवाट पावर क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, किलोवाट आवर का मतलब ये होता है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन होता है। तो उसको देखिए कैसे करते हैं। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर KWH लिख लीजिए शॉर्ट में, बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। कैसे निकालते हैं? तो देखते हैं कैसे होगा इसको आगे। 1 किलोवाट आवर, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में आपके कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं आपके? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये आपका हो गया टोटल 6 6 36 इंटू 10 की पावर टोटल कितना हो गया? 5 वाट सेकेंड। वाट और सेकेंड को हम मिलके क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। और इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं 36/10 लिख दें, इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10, मतलब 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड भी कर दिया। तो टोटल पावर कितनी हो गई? 10 की पावर 6 हो गई। ये जूल हो गया। और 10 नीचे है तो आप डिवाइड वाला रूल अगर यूज़ करें तो पीछे से एक डिजिट के बाद क्या लगेगा? पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ये हो गया 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर को जूल में कैसे चेंज करते हैं? कहीं भी क्वेश्चन में अगर होगा तो आप उसको क्या करेंगे? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाली क्वांटिटी आपकी किलोवाट वाली किस में चेंज हो जाएगी? जूल में चेंज हो जाएगी। एक बार और देख लीजिए क्या है आपका। 1 किलोवाट आवर को आपको जूल में चेंज करना है। तो 1 किलोवाट को आप लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में आपके 1000 वाट होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। और 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। टोटल मल्टीप्लाई कर लिया तो इस 36 हो गया। 1 2 3 टोटल कितने ज़ीरो हो गए आपके? 5 हो गए। तो 10 की पावर 5 लिख दिया। वाट सेकंड दोनों को साथ में लिख दिया। वाट सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। और ये क्या हो गया? 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड कर लिया। फिर हमने क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, 10 से डिवाइड कर लिया और टोटल पावर यहाँ पे 6 हो गई। और 36 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो पीछे से 8 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, 3.6 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन इस पर पावर बेस्ड। सबसे पहले हम आपको रिमाइंड करा देंगे अभी तक हम लोगों ने कितने पावर के फॉर्मूले टोटल फाइंड किए थे? 4, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। पहला था आपका P इज इक्वल्स टू W/T, दूसरा था P इज इक्वल्स टू VI, तीसरा था आपका P इज इक्वल्स टू I²R और चौथा था आपका P इज इक्वल्स टू V²/R। आप क्वेश्चन पढ़िए, पहले देखिए क्या गिवन दिया हुआ है आपको। गिवन में है व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक बल्ब है उससे आप कितनी करंट ड्रॉ करते हैं, मतलब आपसे आई फाइंड करने को कहा है क्वेश्चन में। और उस बल्ब का पावर कितना दिया है आपको? 40 वाट दिया है।
और उसके बाद लिखा व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सोर्स। वी देख करके आपने ये गेस कर लिया कि ये पोटेंशियल दिया हुआ है, वी है आपका 220 वोल्ट। अब आप बताइए पी वी और आई में कौन सा रिलेशन है? पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला है, नीचे वाले दोनों भी नहीं है, क्योंकि कहीं वी है तो कहीं आई नहीं, कहीं आई है तो कहीं वी नहीं। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? P इज इक्वल्स टू वी आई। फाइंड आपको आई करना है, आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P अपॉन वी हो जाएगा। P है 40, 220 कैंसिल कर लीजिए इसको, तो आपका आ जाएगा 2/11 और आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 एंड 8। और यूनिट क्या हो जाएगी? फाइंड क्या किया आपने? करंट फाइंड किया है, तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? एम्पियर। तो आप इसको सिंपली ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन में मान लिया इन्होंने दिया होता किलोवाट, वॉट की जगह पे क्या लिखा होता? किलोवाट, तो सिंपली हम किलोवाट को पहले वॉट में चेंज कर लेते, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि कौन सी वैल्यू आपको गिवन है, कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें वैल्यू डाल करके सॉल्व करिए सिंपल से। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन इसी तरीके का। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए क्या गिवन है। अ टॉर्च बल्ब इज़ रेटेड 5 वोल्ट। टॉर्च बल्ब कितना रेट दिया हुआ है? 5 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल गिवन है आपको 5 वोल्ट का एंड 500 मिली एम्पियर। अब एम्पियर देख करके आप ये गेस कर सकते हैं कि ये क्या दिया हुआ है आपको? करंट दिया हुआ है। तो वो कितना है? 500 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर -3 एम्पियर। अब आपको फाइंड क्या क्या करना है? पावर फाइंड करना है और एक चीज़ और इन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस भी फाइंड करिए। तो पी वी आई में क्या रिलेशन होता है? पी इज इक्वल्स टू वी आई। सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 इंटू आई कितना है? 500 इंटू 10 की पावर -3, तो 5 5 तो 25, 2500 अपॉन ये नीचे क्या हो जाएगा? 1000। और इसको सॉल्व करेंगे तो उसको सीधे जब भी 10 100 1000 से डिवाइड हो तो पीछे से उतने डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दिए सिंपली, तो क्या हो जाएगा? 2.5। और निकाला क्या हमने? पावर, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? वॉट। तो ये पावर निकल आया। इसके बाद इन्होंने कहा है रेजिस्टेंस निकालिए, तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, क्या था? V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर। निकालना है आपको R, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। V कितना है? V है आपका 5 और I है आपका P इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। V है आपका 5 वोल्ट और I है आपका 5 इंटू 10 की पावर -3। 5 5 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी इसकी? पॉजिटिव, यानी क्या हो जाएगा? 1000। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी? ओम। तो R इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? 1000 ओम आ जाएगा। अब हम आज का अपना लास्ट टॉपिक देखेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग ये होता है कि जूल्स ने ये कहा था अपने लॉ में, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, जूल्स लॉ heat energy produced in a resistor is। जूल्स ने ये कहा था कि कोई भी आपका रजिस्टर है, रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? हीट के फ्लो को रोकता है। जब हीट के फ्लो को कोई चीज़ रोकेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ आपका क्या होगी उसमें हीट, मतलब कोई भी जैसे रजिस्टर है अगर वो करंट को रोक रहा है तो करंट को जब रोकेगा तो उसमें क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो इसके अकॉर्डिंग जूल्स ने ये कहा था कि किसी भी इंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? आई स्क्वायर के। जितना भी करंट है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड इन्होंने ये कहा था यही हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? आर की। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। तीसरा इन्होंने ये कहा था यही जो आपकी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? टाइम के।
टाइम मतलब टी, जितनी देर के लिए कंडक्टर से करंट पास होगी उतना ही, जितनी देर तक रेजिस्टेंस लगेगा उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा I स्क्वायर। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर लें तो H इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा I स्क्वायर RT। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट K आएगा I स्क्वायर RT। बट प्रैक्टिकली K की वैल्यू कितनी फाइंड की गई थी, 1, इसलिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। यही है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूले देख के आप डेफिनेशन कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। फिर इसको सबको कंबाइन कर देंगे और आपका फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपसे रेजिस्टिविटी डिस्कस करेंगे और कुछ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे।